हेलो माय स्टूडेंट, आज क्लास है मैथमेटिक्स का ट्रिगोनोमेट्री बिना क्लासेस पर। मैथमेटिक्स ट्रिगोनोमेट्री ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटी, और इसमें है ये चैप्टर 10 का 10.2, इसको बोलते हैं एलिमेंट्री ट्रिगोनोमेट्री। इसमें कुछ वीडियो बना हुआ है, आप लोग उसको देख सकते हैं। उसमें है कि कैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा का फार्मूला सिमिलर ट्रायंगल के हेल्प से निकाला गया है, क्योंकि जहाँ पर ज्योमेट्री में सिमिलर ट्रायंगल पढ़ाया जाता है वहीं पर ही इसका मतलब कह सकते हैं कि ओरिजिन है। और उसी से जो भी फार्मूले हैं, जैसे कि साइन थीटा का p/h या कॉस थीटा p/h और कॉसेक थीटा h/p, उसके बाद साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1, फिर था कॉस थीटा इंटू सेक थीटा 1, टैन थीटा इंटू कॉट थीटा 1, उसके बाद था कि टैन थीटा थर्ड टाइप में कि टैन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा, फिर कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा बाई साइन थीटा, फिर कुछ था पाइथागोरस आइडेंटिटीज जिसमें था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, फिर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इतना दो वीडियो में ऑलरेडी है एलिमेंट्री ट्रिगोनोमेट्री के नाम पर, और वो स्पेशली 9-10 के बच्चों के लिए भी काम करेगा और इंजीनियरिंग के लिए तो खैर काम करना ही है। अब उसकी ही एलिमेंट्री ट्रिगोनोमेट्री का ये पार्ट सी बता रहे हैं, पार्ट सी पार्ट है। ऑलरेडी पार्ट ए और बी वीडियो है, नेट में देखिएगा तो मिल जाएगा। और अभी हम पार्ट सी का बता रहे हैं। वो क्या है पार्ट सी में? तो टू फाइंड ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो of specific angles like 0 degree, 30 degree, 45 degree, 60 degree and 90 degree। पहले अभी इसी को फोकस कर रहे हैं हम लोग एलिमेंट्री ट्रिगोनोमेट्री में, कि कैसे हम लोग अगर कोई एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री, उसके बाद 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री, इनका हम ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो मतलब साइन 30, कॉस 30, टैन 30, कॉट 30 ये सब कैसे निकालेंगे। और जब ये 30 और 60 का हो जाएगा तब इसके बाद हम बताएंगे 45 का, और लास्ट में 0 और 90 का बताया जाएगा। और वो भी कैसे? तो ज्योमेट्रिकली, ये जो भी बताना है ज्योमेट्रिकली कैसे ये फाइंड होगा, वही डिस्कशन अभी करने जा रहे हैं। तो अभी का आ जाएगा कि टू फाइंड ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो ऑफ एंगल 30 डिग्री।
ये कंसेप्ट है। और इसको कुछ एक नाम दे देते हैं, ए पार्ट कर दिए इसको छोटा सेक्टर, या ए पार्ट की जगह 1 कर देते हैं। 1 कर दिए 30 के लिए और 2 कर देंगे 60 के लिए, और उसी तरह थर्ड कर देंगे 45 का, फिर 0 का, फिर 90। तो देखा जाए ये कैसे बनेगा ज्योमेट्रिकली। तो थोड़ा सा दिमाग दौड़ाइए कि क्या ऐसा लॉजिक होगा जिससे कि हम लोग 30 डिग्री का ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो बने sin 30 cos 30 tan 30 cot 30 sec 30 cosec 30 निकाल सके। तो उसका एक सिंपल लॉजिक है, अगर दिमाग में नहीं आई बात तो, क्योंकि पहली बार कोई ना कोई तो सोचा होगा दिमाग लगा करके। तो अगर आप अपना दिमाग लगा के बना सकते हैं, अगर नहीं भी पढ़े हैं और अपना दिमाग लगा के बना सकते हैं, तो यू आर ग्रेट। तो देखा जाए क्या है। तो सबसे पहले इसमें सोचना था लॉजिक में कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल लेना था। Let us suppose there is an equilateral triangle. मालूम ही है कि ट्राइंगल जो है अकॉर्डिंग टू साइड 3 तरह का होता है। एक होता है जिसको बोलते हैं ऑल द साइड्स आर इक्वल, इक्विलेटरल ट्राइंगल, और एक होता है एनी 2 साइड्स आर इक्वल, आइसोसेलेस ट्राइंगल, और एक होता है जिसमें कि तीनों साइड डिफरेंट होगा, स्केलिन ट्राइंगल। और उसी तरह अकॉर्डिंग टू एंगल्स भी देखेंगे तो 3 तरह का ट्राइंगल होगा। एक होता है जिसमें तीनों एंगल 0 से बड़ा है, 90 से छोटा है, एक्यूट एंगल ट्राइंगल। और कोई ट्राइंगल ऐसा होगा जिसका एक एंगल 90 डिग्री है, तो उसको बोलते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। और कभी कभी एक ऐसा भी ट्राइंगल मिलेगा जिसका एक एंगल मतलब 90 से ज़्यादा 100 डिग्री से कम है, तो उस एंगल को बोलते हैं ऑब्ट्यूस एंगल, और उससे जो ट्राइंगल बनेगा ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। तो इस तरह से 6 प्रकार का ट्राइंगल हो गया। फिर एक ट्राइंगल ऐसा भी हो सकता है कि उठाया जाए कि वो राइट एंगल ट्राइंगल हो, और उसमें भी शर्त लगा दे रहे हैं कि ये जो 2 साइड है परपेंडिकुलर और बेस, इसके 2 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन हो गया कि ये दोनों साइड बराबर हो भी सकता है, बराबर नहीं भी हो सकता है। तो ऐसा सोचते हैं कि दोनों साइड बराबर है, और एक सोचते हैं कि नहीं दोनों साइड बराबर नहीं। तो ये वाले ट्राइंगल का एक स्पेशल नाम हो जाएगा, बोल सकते हैं आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल। ये हो गया आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल। क्यों? पहले तो आइसोसेलेस हो गया क्योंकि 2 साइड बराबर है, और राइट भी हो गया, मतलब एट ए टाइम 2 कॉन्सेप्ट है इसके पास, राइट एंगल ट्राइंगल भी है और आइसोसेलेस भी है। तो ऐसे ट्राइंगल को बोलते हैं आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल। इसमें थोड़ा सा एक एडवांस क्वेश्चन दे देते हैं, घर में ट्राई करोगे कि मान लिया जाए कि इसके जो वर्टेक्स है ए बी सी है, और मान लिया इसका जो वर्टेक्स है ए का वो Z1 है, इसका Z2 है, और इसका Z3 है। कॉम्प्लेक्स नंबर है, नहीं तो Z1 को सोच सकते हैं कि x1, y1, इसको x2, y2, इसको x3, y3। और ये ट्राइंगल आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल होगा, तो Z1, Z2, Z3 के बीच में क्या रिलेशंस होगा, माने व्हाट इज द फंक्शन ऑफ Z1, Z2, Z3, ये फाइंड करना है। एक रिलेशंस है Z1, Z2, Z3 के टर्म में जो शो करेगा इक्वेशंस के रूप में, और जिसमें कि 3 पैरामीटर्स है Z1, Z2, Z3। इसके फॉर्म में ये क्या आंसर होगा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर से एक रिलेट करके मैं क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूँ। तो इसको ट्राई करिएगा, जो बच्चे जेई में जे एडवांस के हैं वो इसको थोड़ा दिमाग लगा के ड्राइव करेंगे, क्योंकि ये जेई में जे एडवांस का ये एक अच्छा क्वेश्चन है। और इसी में कोई ट्राइंगल ऐसा भी हो सकता है, जनरल स्केलिन ट्राइंगल रहेगा जिसका कि वर्टेक्स Z1, Z2, Z3 है, और इसके मतलब ऐसा हो जाए कि नहीं ये ट्राइंगल स्केलिन नहीं है बल्कि इक्विलेटरल ट्राइंगल है, सब साइड बराबर है। तब उस समय ये फंक्शन ऑफ Z1, Z2, Z3 तीनों के बीच में क्या रिलेशन होगा फॉर इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल।
ये भी ट्राई करके थोड़ा देखोगे कि इक्विलेटरल ट्रायंगल होने पर तीनों का वर्टेक्स Z1 Z2 Z3 है तो उसका क्या कंडीशंस होगा और इसका एरिया क्या होगा और इसके जितने भी सेंटर होंगे, जैसे एक हो गया सेंट्रॉइड, दूसरा हो गया ऑर्थो सेंटर, एक इन सेंटर और सर्कम सेंटर, क्या क्या होता है और उसके जितने नाम दिए हैं सब के बीच का, जैसे इसके बीच का डिस्टेंस, इसके बीच का डिस्टेंस, इसके बीच का डिस्टेंस, इसके बीच का डिस्टेंस, इसके बीच का डिस्टेंस और इसके बीच का डिस्टेंस, सब डिस्टेंस का स्क्वायर करेंगे और उसका सिग्मा लगाएंगे तो उसका आंसर क्या होगा। तो ये सब कॉम्प्लेक्स टर्म में ढूंढिए, फिर पता लगाइए कि ये जो Z2 और Z3 है दोनों से जो स्ट्रेट लाइन पास करेगा इसका इक्वेशंस क्या होगा। एक जनरल फॉर्म 2 पॉइंट से पास करने पर कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में इक्वेशंस क्या होता है, तो मतलब स्ट्रेट लाइन इक्वेशन चाहिए इन कॉम्प्लेक्स में। फिर उसी तरह सर्किल का भी इक्वेशन चाहिए कि कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कैसा होता है, इलिप्स का भी चाहिए, हाइपरबोला का भी चाहिए और ऐसे बहुत कुछ सोचिए। तो खैर हम यहाँ पर आते हैं थोड़ा ज़मीन पर, इतना हाई लेवल में अभी मत जाइए, ऐसे सुना दिए बीच में, क्योंकि आदमी सुनाने के लिए तो मतलब टॉपिक्स को छोड़ करके अनाप शनाप बोल करके देखते हैं 5 मिनट पढ़ाता है लोग और 55 मिनट जो है इधर उधर पकाया जाता है। तो हम तो अगर कुछ पका भी रहे तो वो काम लायक चीज़ ही है, तो आप उसमें ढूंढिए, वहाँ भी एक से एक चीज़ मिलेगा। अब देखा जाए कि इस इक्विलेटरल ट्रायंगल की हेल्प से कैसे हम लोग निकाल सकते हैं 30 डिग्री का आंसर्स। तो सिंपल लॉजिक है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है मतलब सब साइड बराबर होगा और डेफिनेशन में है इक्वी माने इक्वल, लैटरल माने साइड। इसको अगर हम एनालाइज करें तो इस तरह से आएगा EQUI, इक्वी प्लस लैटरल। इक्वी माने इक्वल, लैटरल माने साइड और ट्रायंगल मतलब ट्रायंगल। तो यहीं पर डेफिनेशन है, मतलब समझा जाए कॉम्पैक्ट में ये लिखा हुआ है। जैसे पुराने समय में जो होता था संस्कृत में बहुत छोटा सा एक चीज़ लिख दिया जाता था और उसको जब डिकोड किया जाएगा तो उसका मतलब एक एक माने मंत्र का अगर किया जाए तो मोटे मोटे ग्रंथ लिखे जा सकते हैं। तो यहाँ भी उसी तरह है कि एक छोटा सा लाइन लिखा गया है इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो कंफर्म है कि ये ट्रायंगल है, लेकिन कैसा ट्रायंगल है, तो इक्वी माने इक्वल, लैटरल माने साइड। If all the sides of a triangle be the same, then that triangle is called equilateral. रखने का जरूरत नहीं हो, तो यहीं पर वर्ड में लिखा हुआ है। तो अब इसमें एक आता है जो थ्योरम का नाम है माने हॉल-स्टीफेंसन ज्योमेट्री। तो उसमें क्या है, बहुत से थ्योरम हैं जो यूक्लिड के जो थ्योरम थे जो 13 खंडों में लिखी गई है, उसी को हॉल-स्टीफेंसन ज्योमेट्री में मतलब एलिमेंट्री मैथ्स में पुराने समय में पढ़ाया जाता था। थ्योरम नंबर 1 से लेकर 59 तक एलिमेंट्री मैथ में, और फिर थ्योरम नंबर 60 से लेकर के 80 तक पढ़ाया जाता था, समझ लीजिए कि वो एडवांस मैथ में। तो ये उसी हॉल-स्टीफेंसन ज्योमेट्री का ये 5वां नंबर थ्योरी है, थ्योरम है। क्या है कि कोई भी अगर ट्रायंगल जो है अगर ऐसा है जो आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल देखिए कैसा होता है। आइसोसेलेस तो ऐसा भी हो सकता है आइसोसेलेस, और एक आइसोसेलेस ऐसा भी हो सकता है कि ये दोनों तो बराबर है लेकिन ये थर्ड वाला जो है इसके बराबर नहीं है। तो ये बराबर हो भी सकता नहीं भी हो सकता। तो यहाँ पर हमने दिखाया कि डिफरेंट है, यहाँ पर डिफरेंट है, लेकिन यहाँ पर दिखा दिया ऐसे। मतलब आइसोसेलेस ट्रायंगल आर 2 टाइप्स। अगर यहाँ लिखते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो ये जो आइसोसेलेस ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल कैसा हो गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल एक हो गया जिसके कि थर्ड साइड जो है इस साइड के बराबर नहीं है, और एक ऐसा हो गया जिसका कि थर्ड साइड भी इसी साइड के बराबर है। तो एवरी इक्विलेटरल ट्रायंगल इज आइसोसेलेस ट्रायंगल, बट एवरी आइसोसेलेस ट्रायंगल कैन नॉट बी इक्विलेटरल। जैसे यहाँ देखा जाए ये इक्विलेटरल नहीं है, ये कहलाएगा स्ट्रिक्टली आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो अब इसी कंसेप्ट का यूज करेंगे, और थ्योरम था बहुत पुराना है कि इन एनी ट्रायंगल इन विच एनी 2 sides are equal, then the opposite angle of the triangle in which the 2 sides are same
their opposite angles must be the same. Again हम repeat करते हैं. Suppose there is a triangle, either equilateral triangle or isosceles triangle, which is strictly isosceles triangle, or finally you can say isosceles triangle. If the two sides are same, here two sides are same, and here also these two sides are same, here all the sides are same, then the rule is simple that in any triangle, if the two sides are equal, then opposite to these two sides which are equal, opposite to this side is the angle C, and opposite to this is the side angle B. So these two angles is the same. So this is the concept in geometry. Okay, so we can use that concept. That here this is equilateral triangle. So this is the concept, and every equilateral triangle is isosceles triangle. So all the sides are same. So these two sides are same. And suppose these two sides are equal to 2a and 2a. Now either we can construct a geometry either dropping perpendicular from this point, or we can take the middle point and now we can join. So there are two options. Either you can drop the perpendicular, or you can take the middle point and you can join. So there are two options. I am taking the first one, in which just you drop the perpendicular. This is the construction. Drop the perpendicular from this point upon the sides BC. So this is the perpendicular, and according to geometry, जो एक यूक्लिड का ज्योमेट्री में है और साथ ही साथ ये हॉल-स्टीफेंसन ज्योमेट्री में भी है. ओरिजिनल होगा यूक्लिड का ज्योमेट्री जो एलिमेंट लिखा गया 13 खंड में, और उसी को लिखा गया हॉल-स्टीफेंसन ज्योमेट्री में कि थोड़ा सा उसमें कॉम्पैक्ट करके लिखा गया, मैंने कुछ सेलेक्टेड टाइप का लिखा गया है, सारा नहीं. तो वो क्या है, तो किसी भी एक अगर लाइन दिया हुआ है BC, और अगर एक लाइन मान लीजिए इसका नाम दे दें हम D, और एक लाइन दे दिए AD, तो यहां पर इस लाइन के एबव में दो एंगल फॉर्म कर रहा है. और ये दोनों एंगल कैसा है, तो एक दूसरे का एडजेसेंट एंगल है, और एडजेसेंट एंगल है तो इसका जो देख रहे हैं कि सम जो आ गया अल्फा और बीटा ऐसा हो गया कि 180 डिग्री हो गया. तो क्यों हो गया 180 डिग्री, क्योंकि ये एक लाइन BC स्ट्रेट था, और इस लाइन से एक लाइन आकर के मिल रहा है यहाँ पर DA. तो ये यूक्लिड के ज्योमेट्री में है, और हॉल-स्टीफेंसन ज्योमेट्री में भी है. हॉल-स्टीफेंसन ज्योमेट्री का ये पहला थ्योरम में आता है कि अगर कोई एक स्ट्रेट लाइन के साथ दूसरा एक स्ट्रेट लाइन आके मिलता है, तो इस स्ट्रेट लाइन के एबव में अगर देखें, बिलो नहीं देखना है, इसलिए हम इधर नीचे एक्सटेंशन नहीं किए, तो एबव में देखें या बिलो में देखें तो दिखेगा कि ये जो एंगल दिख रहा है अल्फा और ये जो एंगल दिख रहा है बीटा, ये एक दूसरे का सप्लीमेंट्री होगा, माने दोनों ऐड होकर के 180 डिग्री होगा. तो यही यूक्लिड ज्योमेट्री का जो कंसेप्ट है, ये हॉल-स्टीफेंसन ज्योमेट्री में पहला थ्योरम है. और ठीक इसका दूसरा थ्योरम क्या होता है कि अगर ऐसा हो जाए कि कहीं पर भी अगर दो एंगल फॉर्म कर रहा है, मान लिया जाए कि एक एंगल ऐसा फॉर्म कर रहा है जो एक इस तरह से साइड है OA और एक साइड है OB, अब बीच में OC, और ऐसा हो जाए कि ये अल्फा और बीटा एंगल, यहाँ भी ये एडजेसेंट एंगल है, यहाँ भी एडजेसेंट एंगल है, लेकिन अगर ये ऐसा हो जाए कि दोनों का सम 180 हो जाए, तो कैसे होगा 180, तो इस जो साइड OB है, इस OB साइड को धीरे धीरे रोटेट करेंगे, और रोटेट करते करते थोड़ा इसको हम दिखाते हैं डायग्राम में, ऐसा आया, थोड़ा और ऐसे आया, ऐसे करते जाएंगे, तो एक समय सिचुएशन आएगा कि ये सीधा ऐसे हो जाएगा. तो उस समय जो ये लिखा हुआ था OC, ये है कॉमन साइड, जो दोनों का ये जो एंगल फॉर्म कर रहा था अल्फा बीटा, उसका ये कॉमन लाइन है, और ये दो OA और OB क्या है, एक्सटीरियर लाइन्स है. और जैसे ही एक्सटीरियर लाइन ऐसा हो जाए कि अल्फा बीटा मिलकर 180 हो जाए, तो ठीक जो OA है इसकी ठीक अपोजिट डायरेक्शन में OB आ गया, मतलब फाइनली ये एक स्ट्रेट लाइन हो गया.
तब उस समय बोल सकते हैं कि जैसे यहाँ पर था कि इस लाइन के साथ ये मिलता है और ये एडजेसेंट एंगल का सम 180 होता है, और ठीक इसका उल्टा है जो थ्योरम नंबर 2 में कि अगर दोनों का सम ऑफ होकर के 180 होता है तो कंफर्म हो गया कि ये जो कॉमन जो लाइन है उसके रेस्पेक्ट में कॉमन वर्टेक्स से एक लाइन इधर बन रहा है, एक लाइन इधर बन रहा है, तो दोनों लाइन ऐसा होगा कि दोनों एक ही लाइन पर अलाइन करेगा, लाइन में अलाइनमेंट रहेगा, और उस समय कहलाएगा कि ये थ्योरम नंबर 2 है। और थ्योरम नंबर 3 में क्या है कि जब कभी भी दो साइड एक दूसरे को कट करे तो हमेशा अपोजिट एंगल्स इक्वल होता है, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, ये थ्योरम नंबर 3 है। उसी तरह थ्योरम नंबर 4 अगर देखेंगे तो एक ट्रायंगल्स में जैसे अगर देखा जाए कि क्या है तो इसको सोच लिया जाए कि एक साइड है, जैसे ये साइड हो गया और एक ये साइड हो गया और ये बीच का एंगल हो गया। अगर साइड है और एंगल है, और दूसरा ट्रायंगल का भी इसी तरह हो जाए कि इसका साइड और इसका साइड और बीच का एंगल अगर सेम हो गया तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो थ्योरम नंबर 4 में। थ्योरम नंबर 5 में दिखाता है कि किसी भी ट्रायंगल में जो कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो उसका दो साइड अगर बराबर है तो उसके सामने वाला एंगल बराबर होगा। इसलिए अगर ये ABC इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इस कॉन्सेप्ट से समझ में आ रहा है कि जरूर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल भी होगा, बट ऐसा वाला नहीं होगा, ऐसा वाला होगा। तो इसीलिए एवरी आइसोसेलेस ट्रायंगल आर टू टाइप, आइदर इक्विलेटरल और स्ट्रिक्टली आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो ये ट्रायंगल इसमें आ रहा है इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो ये एक प्रकार का आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। इसलिए कोई भी दो साइड इसमें से लेंगे तो उसके अपोजिट एंगल हमेशा सेम होगा। इसीलिए यहाँ पर बोल सकते हैं कि इसके सामने का जैसे ABC लिखते हैं, इसके सामने का एंगल मान लिया जाए x है, तो A के सामने ये x हुआ तो समझ लीजिए कि ये ABCD साइड है, तो समझ लीजिए कि C के x एंगल लिखे हैं और हम ये दोनों साइड को सेम ले रहे हैं, तो इसके अपोजिट में एंगल ये x होगा और ये भी x होगा। थ्योरम नंबर 5 से कि किसी भी समद्विबाहु त्रिभुज के आधार पर भी कोण बराबर होते हैं। मतलब इन एनी ट्रायंगल इफ द ट्रायंगल इज आइसोसेलेस देन अपोजिट साइड्स ऑफ द टू साइड्स दे मस्ट बी द सेम एंगल। उसी तरह अगर देखेंगे ये दोनों को एक साथ लेंगे तो ये दोनों लेंगे तो इसके सामने पड़ेगा x, तो इसके सामने भी वही एंगल पड़ेगा x। तो इस तरह से ये तीनों x एंगल हो गया। और जान रहे हैं थ्योरम नंबर 16 में बोलता है कि किसी भी ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम क्या होता है 180 होता है। तो x प्लस x, तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C, ये है 180 होता है होलिस्टिक रेशियो ज्योमेट्री का थ्योरम नंबर 16। तो इसको x लिखेंगे, इसको x लिखेंगे, इसको x लिखेंगे, तो 180 हो गया, तो 3x क्या हो गया 180, तो x हो गया 60 डिग्री। मतलब इतना लॉजिक है कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल सोचना है तो उसको सोचना है कि आइसोसेलेस होता है और उसके अंदर में ये और ये होता है, जल्दी सोचते लोग नहीं है। अब फिर ये सोचे तो फिर थ्योरम नंबर 5 लगाए कि समद्विबाहु त्रिभुज के आधार पर के कोण बराबर होते हैं। मतलब कि इन एनी ट्रायंगल इफ द टू साइड्स आर सेम देन अपोजिट एंगल मस्ट बी द सेम। और ठीक उसका कन्वर्स भी उसी तरह सोच सकते हो कि अगर अपोजिट एंगल बराबर है तो साइड्स भी अपोजिट जो एंगल का होगा वो सेम हो जाएगा। तो इस तरह से ये कैसे 60 डिग्री आया तो आपको पूरा लॉजिक दिखाया। और कोई अगर बहुत फाकी मार के पढ़ाएगा तो बोलेगा अरे क्या है इसमें इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो 60 डिग्री नहीं तो क्या 70 डिग्री होगा, अरे उसको प्रूव कीजिए। तो वो प्रूव क्या होता है जूनियर क्लास में 6-7 में से दिया रहता है, लेकिन उसमें लॉजिक नहीं रहता है आदमी के पास। तो लॉजिक कैसे होगा आपके सामने में लॉजिक मैंने दिखाया, थोड़ा कोशिश किया कि 6-7-8 से भी बच्चा बहुत कुछ हो सकता है, इसलिए उस लेवल से मैंने थोड़ा कोशिश किया बताने का। तो आगे बढ़ते हैं, अब इस पॉइंट पर आते हैं। तो यहाँ पर आएगा कि जैसे अगर हमने परपेंडिकुलर यहाँ से ड्रॉ किया तो देखेंगे कि दोनों साइड दो ट्रायंगल फॉर्म किया, एक ट्रायंगल ABD और दूसरा ट्रायंगल ADC। और दोनों ट्रायंगल में क्या देख रहे हैं कि A भी राइट एंगल ट्रायंगल है, A भी राइट एंगल ट्रायंगल है। तो ये भी एक कॉन्ग्रुएंस होता है, थ्योरम होता है कि अगर कोई दो ट्रायंगल है राइट एंगल ट्रायंगल्स तो उसके कॉन्सेप्ट क्या है कि RHS राइट एंगल होना चाहिए, तो राइट एंगल है। जैसे ABD ट्रायंगल में ये एंगल 90 डिग्री है, इधर भी 90 है, तो राइट एंगल को फुलफिल कर रहा है, तभी ना राइट एंगल ट्रायंगल दोनों हुआ। फिर हाइपोटेन्यूज सेम होना चाहिए, तो इस ट्रायंगल का 90 के सामने वाला साइड AB है और A वाले ट्रायंगल का ADC का भी सामने वाला जो हाइपोटेन्यूज AC है दोनों इक्वल है, तो हाइपोटेन्यूज भी सेम है।
और एक साइड सेम होना चाहिए, तो एडी साइड दोनों में कॉमन है, इसलिए ये आरएचएस से कॉन्ग्रुएंसी से बोल सकते हैं दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। तो जब कॉन्ग्रुएंट होगा इसका मतलब आप बोल सकते हैं कि जो भी इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग साइड होंगे, सब बराबर होंगे। तो यहाँ पर समझिए कि इस एंगल को अगर 60 डिग्री लिख दिए तो यहाँ भी 60 होगा, और जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो बोल सकते हैं कि इस ट्रायंगल का नाम अगर हम लिखेंगे एबीडी, ट्रायंगल एबीडी, किसी भी तरह से लिख सकते हैं इसको एबीडी, है ना, आगे पीछे पोजीशन 6 तरह से लिख सकते हैं, लेकिन हम एक तरह से लिख दिए एबीसी एबीडी। तब इसके कॉन्ग्रुएंट में दिखाने के लिए इस तरह का सिंबल दे दिए, और ए के लिए ए ही आएगा, और देख रहे हैं एंगल बी के लिए कॉरस्पॉन्डिंग में सी आ रहा है, तो ये बी की जगह सी आएगा, और डी के लिए एक ही बच गया तो डी आ जाएगा। तो इस तरह से इसका ऑर्डर में लिखे हैं ए बी डी, यहाँ आया ए सी डी। इसको 6 तरह से कैसे भी लिख सकते हैं, तो इसमें एक तो कंफर्म लिखिए, जैसे कंफर्म लिखा गया तो इसी को देख करके इसको कंफर्म करना है। कैसे, ए का देखने से लग रहा है यहाँ ए है, वाला ए होगा, इसलिए ए को साथ में लिख दिए, और ये बी का सी के साथ लग रहा है, इसलिए बी के साथ सी लिख दिए, तो कंफर्म है डी के साथ डी होगा। इतना लिखने का मेरा मतलब क्या है, यहाँ से लेके चलेंगे एक ए बी, एक लेके चलेंगे बी डी, एक लेके चलेंगे डी ए। तो यहाँ से इसका माने कॉन्ग्रुएंट में कौन आएगा, यहाँ ए बी नाम आएगा तो ए सी आएगा, यहाँ बी डी नाम आया तो यहाँ आएगा सी डी, और यहाँ नाम आया डी ए तो यहाँ आएगा डी ए, सेम आएगा। इस तरह से ये सेम आने का क्राइटेरिया होल्ड करता है। उसके लिए पहले 6 तरीका में से कोई एक तरीका लिखा जाता है, और जब ये कंफर्म 6 में से कोई तरीका लिख देते हैं तो इसी को देख करके इसका ऑर्डर को कंफर्म किया जाता है। इसमें अगर कोई ऑर्डर को इधर उधर कर दिया तो सारा चौपट हो जाएगा। तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एंड कॉरस्पॉन्डिंग साइड के कॉन्सेप्ट हैं। तो उससे बोल सकते हैं कि यहाँ पर ज्योमेट्रिकली ये दोनों साइड जो कि BD और DC, जैसा कि यहाँ मैंने लिखा है BD और DC या CD जो भी है, BD और CD बोलते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये दोनों सेम होगा, और क्यों हो गया, क्योंकि दोनों ट्रायंगल आरएचएस से कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो अगर ये लेंथ पूरा 2a है तो इसका आधा क्या हो गया, a हो गया, इसका भी आधा a हो गया, इसलिए a आ गया। और अब हम लोग किसी एक ट्रायंगल को फोकस करें, मान लिया हम ABD को फोकस कर रहे हैं, तो ये 60 हो गया, ये 90 हो गया। तो सबको पता है 90 और 60 तो आ गया 150। तो जो रेस्ट एंगल होगा थ्योरम नंबर 16 से हॉल स्पेस ज्योमेट्री से, तो ये वाला 30 डिग्री कंफर्म होती है। तो अभी हम लोग तो निकालने जा रहे हैं 30 डिग्री का। तो इसी एंगल के रेस्पेक्ट में हम लोग को सारा साइड मालूम होना चाहिए। तो सारा साइड में देखें कि कौन कौन साइड मालूम है। तो देख रहे हैं यहाँ पर कि इन ट्रायंगल ABD, इन ट्रायंगल राइट ABD, क्या देख रहे हैं ABD ट्रायंगल में कि हमको AB दिया हुआ है कितना 2a, BD दिया हुआ है कंस्ट्रक्शन से, जब यहाँ से ड्रॉप किए थे परपेंडिकुलर, तो ये निकल गया RHS के कॉन्ग्रुएंसी से कि ये भी साइड A होगा। और अब बच गया AD नहीं मालूम है, तो अब ये सोच रहे हैं कि आखिर AD निकलेगा कैसे। तो यहाँ एक मजेदार चीज़ है जो जूनियर क्लास में पढ़ाया जाता है, 6 यूनिट की किताबों में मिलेगा ये सब, जो चैप्टर का नाम है स्क्वायर्स एंड क्यूब्स, और उसी में रहता है स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट्स। तो वहीं से मिल जाएगा कि यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम सबको पता है, फेमस है ये, h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यही हॉल डिस्टेंस ज्योमेट्री में जब पढ़ेंगे तो थ्योरम नंबर 29 है। 29 थ्योरम कहलाता है ये वाला। और एडवांस मैथ में अगर देखेंगे तो ये मिलेगा थ्योरम नंबर 66 में। क्या है 66 में, याद दिलाते हैं, एक ट्रायंगल रहता है, राइट एंगल ट्रायंगल ABC, और जिसका ये 90 डिग्री लगता है, और यहाँ से परपेंडिकुलर डालते हैं एल्टीट्यूड, और प्रूव करते हैं कि ये ट्रायंगल जो है बड़ा ट्रायंगल का सिमिलर है, और उसी तरह ए वाला ट्रायंगल भी बड़ा वाला ट्रायंगल का सिमिलर है। और फाइनली ये दोनों ट्रायंगल का जब सोचेंगे तो ये दोनों भी आपस में सिमिलर है,
सिमिलर ट्रायंगल है तो इक्वी एंगुलर होगा, साइड प्रोपोर्शनल होगा। सॉल्व करोगे तो थ्योरम 66 से भी ये वाला पाइथागोरस थ्योरम ड्राइव हो जाएगा। और जो भी इंसान अगर अपने लाइफ में ज्योमेट्री नहीं पढ़ा, मतलब वो मैथ पढ़ा ही नहीं, क्योंकि ज्योमेट्री से ही पैदा हुआ है नंबर 1 अंकगणित, अर्थमेटिक, और ज्योमेट्री से ही जन्म हुआ है अलजेब्रा, और उसी में ही कॉम्प्लेक्स नंबर, वो भी उसी का है, वेक्टर्स के रूप में रहता है, और उसी से जन्म हुआ है ट्रिगोनोमेट्री, और इसी से ज्योमेट्री में जन्म हुआ है रेने डेकार्टिस का एनालिटिकल ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और इसी से जन्म हुआ है सॉलिड ज्योमेट्री। और यही कैलकुलस में जब आप पढ़िएगा ये वाला, जिसको बोल सकते हैं कि एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, तो जहाँ भी एरिया ऑफ द ट्रायंगल आएगा या एरिया ऑफ द स्क्वायर आएगा या कुछ भी इस टाइप का है, या वॉल्यूम आए या सरफेस एरिया है, तो वहाँ भी मेंसुरेशन का जो फंडा लगता है वो भी ज्योमेट्री है। और साथ ही साथ अगर वेक्टर जाएंगे तो वहाँ भी ज्योमेट्री, तो आपको तो हर जगह ज्योमेट्री है। और ज्योमेट्री के यूज से तो पूरा जो सिविल ड्राइंग का जो ड्राइंग बनता है वो भी पूरी ज्योमेट्री है। और साथ ही साथ मैकेनिकल जो भी होता है ड्राइंग, वो भी पूरा ड्राइंग भी मतलब बिना होगा ही नहीं उससे। तो कहने का अर्थ है कि बहुत ग्रेट चीज़ है ज्योमेट्री, तो इसलिए ज्योमेट्री पर थोड़ा फोकस कीजिए। जो बच्चे का ज्योमेट्री अच्छा है वो मैथ्स में कभी भी कमजोर नहीं होगा, तो इसलिए थोड़ा ध्यान दोगे बच्चों। तो अब देखो इसी में हम क्या करेंगे, जो थ्योरम मैंने बताया कि 29 थ्योरम से भी प्रूफ हो सकता है और 66 से भी होता है, मैंने एक्स्ट्रा बता दिया। अब इसको यूज करते हैं कैसे, तो इन ट्रायंगल राइट ABD, देखा क्या, ABD एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसमें पाइथागोरस यूज करेंगे तो क्या होगा, h कौन हो गया, इस ट्रायंगल का h हो गया AB स्क्वायर, और इसका परपेंडिकुलर इस एंगल के रिस्पेक्ट में अगर देखेंगे तो इस एंगल के रिस्पेक्ट में सामने वाला परपेंडिकुलर हो गया BD, तो लिखेंगे यहाँ पर BD आ गया, और एक आ गया ये वाला बेस AD, यही पाइथागोरस का यूज हो गया। अब AB का आंसर दिया हुआ है 2A और BD का आंसर ऑलरेडी A दिया है, तो नेचुरली AD का आंसर हमारा निकल जाएगा। तो सॉल्व करेंगे इसको तो आएगा 4A स्क्वायर बराबर A स्क्वायर AD स्क्वायर, इसको इधर ले जाएंगे तो AD स्क्वायर का आंसर निकला 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर मतलब 3A स्क्वायर, और इसी का स्क्वायर रूट करेंगे तो AD निकल गया हमारा 3A स्क्वायर का स्क्वायर रूट माने A रूट 3। तब तो पूरा उसका हॉरोस्कोप तैयार हो गया राइट एंगल ट्रायंगल का। अब आराम से लिखेंगे sin 30, तो sin 30 क्या होगा, इस ट्रायंगल के लिए परपेंडिकुलर P/H होता है, तो BD आ गया पहले, फिर आ गया H, तो इसका H कौन होगा, 90 के सामने वाला AB, अब पुट कर देंगे यहाँ पर। BD का आंसर कितना है, तो BD का आंसर ऑलरेडी हमारा A है, और AB कितना है 2A है, कट के हाफ आ गया sin 30 आंसर। इसी तरह cos 30 निकाल देते हैं, तो cos 30 क्या होगा, इस ट्रायंगल में इसका बेस हो गया AD और हाइपोटेन्यूज कौन हो गया AB, AD अभी निकाले थे A रूट 3 और डिवाइडेड बाई AB 2A, तो कट गया रूट 3/2 आंसर हो गया। अब इसी तरह tan निकाल देते हैं, और होमवर्क में आप लोग cot sec cosec निकालिएगा, उसका जरूरत नहीं है निकालने का, अपने निकल जाएगा। tan थीटा, तो इस एंगल का tan थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर BD, परपेंडिकुलर हो गया BD, परपेंडिकुलर BD tan थीटा का, और जो हो गया बेस AD, अब BD का आंसर पुट कर देंगे A रूट 3, AD हो गया A, तो काट करके यहाँ पर देखेंगे कि tan 30, तो tan 30 में आ जाएगा, एक्चुअली ये गड़बड़ हो रहा है क्योंकि इसके जो सॉल्व करके हम निकालेंगे A रूट 3 ध्यान लिख देते हैं, अच्छा रहेगा A रूट 3, और tan 30 में आ जाएगा BD, तो BD का जो आंसर है परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर में आ गया, ये गलत बैठा है इसलिए इधर उधर आ रहा था, परपेंडिकुलर कौन है, BD है, तो A है, क्योंकि हमको आंसर पता है कि कितना आएगा इसलिए तुरंत क्रॉस चेकिंग हो गया। और AD क्या है, A रूट 3 है, तो A कट गया 1/√3। तो इस तरह से
साइन कॉस टैन सारा निकल गया। और इसी तरह आप लोग होमवर्क में ट्राई करिएगा कॉट 30 और सेक 30 और कॉसेक 30, ये होमवर्क रहेगा। और इसी के हेल्प से आप चाहें तो 30 डिग्री की जगह 60 डिग्री का भी निकल जाएगा। वो कैसे? तो यहाँ पर जो एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री, पूरा कॉन्सेप्ट वही रहेगा, सिर्फ अंतर क्या रहेगा कि जब यहाँ साइन 60 निकालेंगे तो इस ट्रायंगल में इस एंगल के रेस्पेक्ट में साइन 60 है तो इसका परपेंडिकुलर में AD आ जाएगा परपेंडिकुलर, और इसका जो हाइपोटेन्यूज हो जाएगा 2a, तो a √3/2a काट देंगे और सॉल्व कर देंगे तो अपने आप आ जाएगा √3/2। लेकिन हम अच्छा रहेगा कि किसी नेक्स्ट और वीडियो में, ताकि जो बच्चे कमज़ोर हैं उनको भी अच्छा से समझ में आ जाए, तो सेपरेटली हम 60 डिग्री का एक अलग वीडियो बनाएंगे। तो आज का इतना ही रखिए, और जो मैंने बताया है थ्योरम नंबर 29 के हेल्प से प्रूव करो, या थ्योरम नंबर जो है 66 से प्रूव करो, या होमवर्क समझा जाए। आज ज्योमेट्री पर ध्यान दीजिए, और ये 30 डिग्री का ही स्पेशली मैंने एक ठोका बताया, और थोड़ा इस पर सोचोगे कि पहले क्या सोचा गया इक्विलेटरल ट्रायंगल, फिर कैसे वो थ्योरम लगाया गया, फिर क्या क्या किया गया कि सारा आंसर दिखाई दिया। तो ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, और फिर मिलते हैं इसके बाद वाले में 60 डिग्री और 45 डिग्री और 0 डिग्री और 90 डिग्री का करेंगे। ओके, सी यू अगेन, बाय।